आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। और ये भी मैं गारंटी लेता हूँ कि YouTube में इतना परफेक्टली डिजाइंड वीडियो इस टॉपिक पर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो संविधान सभा के गठन का विचार है वो किस तरीके से सामने आता है। तो शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहले इस विचार को आगे बढ़ाया वो थे एक वामपंथी नेता जिनका नाम क्या था, एम.एन. रॉय। ठीक है ना, 1934 में इन्होंने ये विचार रखा था कि जो भारतीयों पर जो शासन हो रहा है वो एक संविधान के अनुसार होना चाहिए जिसको भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसी वर्ष 1934 में जो स्वराज पार्टी थी, आपको पता है ना, कांग्रेस से टूटकर ये बनी थी, इस पार्टी ने भी या इस पार्टी के नेताओं ने भी इस विचार को सामने रखा। किसका? भारतीयों के लिए एक पृथक संविधान का। ठीक है, ये जो पार्टी थी आपको याद है ना, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास वगैरह इस पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा गठित करने की एक आधिकारिक मांग की। ओके, इसके बाद वर्ष 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा या निर्माण करने वाले जो लोग होंगे, ठीक है ना, उनका चुनाव भारतीय जनता द्वारा ही होगा। ठीक है ना, कैसे? वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी 18 प्लस या जो भी एज रखी जाएगी उसके ऊपर जो भी लोग होंगे वो वोट करेंगे उन लोगों को जो संविधान निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो जो उनमें जीतेगा वो संविधान सभा में शामिल होगा और वो संविधान का निर्माण करेगा। इस तरीके की मांग रखते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव सामने आता है और ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से तो मान लिया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन सामने आता है। ठीक है ना, ये भेजा गया था भारत में कि वो संभावना तलाशी जाए कि संपूर्ण भारत के लिए किस तरीके से संविधान निर्माण हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें उसके लिए जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी उसको नहीं माना था क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, इसके बाद जो संविधान सभा का जो गठन होता है ना वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हो जाता है। ठीक है ना, कब होता है? वर्ष 1946 में। 1946 में क्या आती है? कैबिनेट मिशन आता है और इसी के अनुसार ही इसी कैबिनेट मिशन जो भी कहते हैं अपना प्रस्ताव रखती है उस प्रस्ताव के अनुसार ही संविधान सभा का गठन होता है। तो ये है पूरी हिस्ट्री की किस तरीके से विकास होता है इस आइडिया का कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना व संविधान सभा का गठन, क्या क्या प्रावधान किए गए और किस तरीके से संविधान सभा गठित होती है ये समझ लेते हैं। तो पहली बात ये थी कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होगा। ठीक है ना, जैसे किसी प्रदेश की कम जनसंख्या है, किसी की ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, जिससे कि हर एक प्रदेश का, हर एक प्रांत के उतने प्रतिनिधि आ सकें, ठीक है ना, जितनी वहाँ की जनसंख्या है। और ये माना गया कि 10 लाख सीट पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति आएगा, कहाँ पर? संविधान सभा में। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें से 296 सीटें कहाँ से आनी थी? ब्रिटिश प्रांतों से। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में उस वक्त कई देसी रियासतें भी थी। ठीक है, तो 93 सीटें जो थी वो कहाँ से आनी थी? देसी रियासतों से। तो कुल इतनी थी, इनको फिर इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को, इनकी बात हो रही है, ठीक है ना, प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो मुसलमान, ठीक है ना, जितनी जनसंख्या होगी उतनी मुसलमानों के लिए रख दी गई, सिखों के लिए जितनी जनसंख्या होगी उतनी सिखों के लिए अलग कर दी गई सीटें, और इन दोनों के अलावा जो सीटें थी वो क्या रखी गई? सामान्य। इस तरीके से सीटों को बांट दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है और समझ लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति व समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाना था। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे ना, उनका चुनाव आम जनता ने नहीं किया था। ठीक है, उस वक्त क्या थी कि जो अलग अलग प्रांतों में सरकारें चल रही थी, विधानसभाएं गठित थी, ठीक है, वो लोग वोटिंग करते हैं क्योंकि ये माना गया कि जो प्रांतों में जो सदस्य हैं, ठीक है ना, जो विधायक जिनको आज हम बोल सकते हैं कि जो प्रांतों में विधायिका में जो लोग बैठे हैं वो तो भारतीय जनता के द्वारा ही चुने गए हैं ना।
ठीक है ना। तो क्यों ना आप जब संविधान सभा गठित की जा रही है, ठीक है, तो दोबारा वोटिंग क्यों करवाएं आम जनता से, ठीक है, क्यों ना ये जो प्रतिनिधि हैं आम जनता की यही चुन लें उन लोगों को जो संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। तो यही होता है, जो संविधान सभा गठित होती है उसके सदस्यों का चुनाव देश की आम जनता ने नहीं किया था, ठीक है ना, प्रांतों की विधायिकाओं में जो बैठे सदस्य थे उन्होंने चुना था। और किस तरीके से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति व समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार, जिससे कि कहते हैं ना कि भले ही किसी जनसंख्या कम हो किसी समुदाय की, एक प्रॉपर यानी बेहतर अनुपात में हर एक समुदाय के लोग पहुंच सके, इस वजह से ये जो मत प्रणाली थी इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये जो मत प्रणाली है कौन वर्तमान में इसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भी यही तरीका प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे अब बात आती है, ये तो हो गया प्रांतों की, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांतों की। अब यहाँ देसी रियासतें भी तो शामिल थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। बोले राजाओं द्वारा। रियासत के क्या होते हैं, राजा हुआ करते थे, ठीक है ना, नवाब हुआ करते थे। तो वहां पर ये वोटिंग नहीं हुआ, ठीक है ना, वहां के जो नवाब थे वही लोग अपने प्रतिनिधि कहां पर भेज दिए, संविधान सभा में। आगे तो किस तरीके से जो सीटें जीती जाती हैं जरा ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश प्रांतों में कितनी थी, 296। इन 296 में 208 सीटें जीतती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 73 यानी 73 सीट्स कौन जीतता है, मुस्लिम लीग, और 15 अन्य जो पार्टियां थी, ठीक है ना, वो दल जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि संविधान सभा में किसका दबदबा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे समझते हैं। अब क्या होता है, आपको ये पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन तो पहले हो जाता है और बाद में क्या होता है, भारत आजाद होता है। तो संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, इस स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, वो समझ लेते हैं। पहली बात, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। देखो हो क्या रहा था, भले ही संविधान सभा बिना किसी दबाव के काम कर रही थी, लेकिन कब बैठक होनी है, ठीक है ना, कब नया सत्र बुलाया जाएगा, इसकी परमिशन तो वायसराय यानी कि ब्रिटिश सरकार से लेनी ही पड़ती थी, ठीक है। तो उसको एक तरीके से संप्रभु नहीं कहा गया था, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं कह सकते हो कि उस वक्त जो संविधान बनाया जा रहा था वो ब्रिटिश लोगों के दबाव में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, सांकेतिक रूप से ब्रिटिश सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है ना, जब कोई नई बैठक आयोजित करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन जब आजाद होता है भारत तो अब क्या हो गई, एक संप्रभु निकाय, ठीक है ना। अब कहते हैं संप्रभु, उसको किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम तो ये हो जाता है। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अभी क्या थी, संविधान सभा सिर्फ भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर रही थी। जो सामान्य कानून थे वो कौन, वायसराय के अंडर में जो एक केंद्रीय विधायिका हुआ करती थी, ठीक है ना, वो बनाती थी। लेकिन जब वो सारे कॉन्सेप्ट चीजें खत्म हो जाती हैं तो क्या हो गया कि मान लो अब अगर कोई कानून बनाना हो तो वो भी काम अब कौन करेगा, संविधान सभा ही करेगी, ठीक है। तो क्या होती है, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके दो कार्य थे। पहला काम क्या था, जो पहले से चला आ रहा, देश के लिए संविधान निर्माण। लेकिन उस वक्त शासन प्रशासन भी तो चल रहा था, जो कहते हैं ना 2 साल या 2.5 साल जितना भी समय लगा, पूरा काल जो कहते हैं कालक्रम चलता है, शासन भी तो चल रहा था देश का। तो जो देश के लिए विधि बनाने का काम भी अब कौन देखने लगी, संविधान सभा के सदस्य ही देखने लगे। तो 2 अलग अलग तरीके की बैठकें हुआ करती थी। एक बैठक हुआ करती थी जहां पर संविधान में के बारे में चर्चा हुआ करती थी, ठीक है, जबकि दूसरी बैठक होती थी जहां पर देश में प्रशासन किस तरीके से चलाया जाए या किस तरीके से चल रहा है, ओके, इस मामले की बैठक हुआ करती थी। लेकिन सदस्य एक ही थे, ठीक है, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे। आगे आपको पता है ना, इस अधिनियम के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देश के विभाजन होने से, मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग होने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 299। तो ये 3 परिवर्तन होते हैं जब भारत आजाद होता है। कहाँ पर, संविधान सभा में ये परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ तथ्य समझ लेते हैं कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जब ये बैठक होती है तो कौन चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे वरिष्ठ कहते हैं सदस्य थे, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना, ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बातें याद रखनी है। आगे समझते हैं। इसके बाद आपको पता है ना, द्वितीय बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946, करीब 2 दिन बाद। यहाँ पर क्या क्या होता है इस दिन वो समझ लेते हैं।
इस दिन जो अध्यक्ष होते हैं संविधान सभा के वो चुने जाते हैं, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, H.C. मुखर्जी, ठीक है ना। मान लो अध्यक्ष उस वक्त कोई बीमार हो गए तो कोई तो होना चाहिए ना उपाध्यक्ष, तो H.C. मुखर्जी चुने जाते हैं। और इसी दिन चुने जाते हैं संवैधानिक सलाहकार, कौन बने, सर B.N. राव, ये हैं सर B.N. राव, ठीक है। आगे समझते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। इसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। आगे, जिसमें संविधान निर्माताओं ने कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। सोचो 60 देशों का संविधान पढ़ा, समझा, उन सब की कमियां अच्छाइयां वो देखी। क्योंकि अलग अलग देशों में संविधान चल रहा था, संविधान के अनुसार शासन चल रहा था, सब कुछ एनालाइज किया, ठीक है ना, इतने समय में। इसके बाद संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक कहते हैं विचार चला था, 114 दिनों तक। और प्रारूप जो समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। इनके नेतृत्व में संविधान के प्रारूप में जो 114 दिन तक विचार चलता है। और जो सबसे मुश्किल काम था वो यही था, ठीक है ना, कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो 114 दिन तक विचार चलता है संविधान के प्रारूप पर। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों चीजें इसी दिन अपनाई जाती हैं जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और एक काम और भी होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव भी इसी दिन होता है। राष्ट्रीय ध्वज को आपको याद रखना है, बहुत ही पहले अपना लिया गया था, आजादी से भी पहले, ठीक है ना। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपना लिया गया था, 22 जुलाई को ही अपना लिया गया था। आगे, 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक सभा के सदस्यों ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। देखो इस दिन संविधान लागू हो गया, ठीक है ना। चुनाव होते हैं वही मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल में शायद होते हैं, ठीक है ना, अप्रैल 1951 के आसपास, ठीक है। तो इस बीच में जो संविधान सभा ही थी उसने क्या किया, एक संसद के रूप में भी काम किया था, ओके। फिर अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक है, जो क्योंकि उस वक्त चुनाव हो चुके थे, ठीक है। और नई निर्वाचित जो संसद थी वो मई 1952 में अस्तित्व में आ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, जबकि जो नई पहली जो निर्वाचित संसद होती है, यानी जो संविधान लागू हुआ था उसमें चुनाव से संबंधित कुछ प्रावधान हुए थे। फिर उन प्रावधानों के अनुसार चुनाव होता है, ठीक है, और फिर बनती है पहली संसद, पहली निर्वाचित संसद। वो कब सामने आती है, मई 1952 में। तो इस बीच में कब, 26 जनवरी 1950 से लेकर मई 1952 तक जो संविधान सभा ही थी, ठीक है ना, वही संसद के रूप में कार्य करती रही, ठीक है। तो किस तरीके से काम होता है, शुरुआत में संविधान सभा गठित होती है, लेकिन जब भारत आजाद होता है तो क्या होता है, संविधान सभा के 2 काम हो जाते हैं। एक तो भारत का कहते हैं भारत के लिए कानून बनाना, उसका शासन संचालन करना और संविधान निर्माण करना। लेकिन जब संविधान लागू हो जाता है उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा तो खत्म हो जाती है। अब जो संविधान सभा होती है वो एज ए संसद, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगती है। इसके बाद जो संविधान लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं और पहली निर्वाचित संसद आती है मई 1952 में, ठीक है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आगे समझते हैं, लेकिन ये जो तथ्य आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कितनी महिलाएं थी, 15, ओके। कौन कौन सी थी वो समझ लेते हैं। बेगम एजाज रसूल ये थी, दुर्गाबाई देशमुख, ये दक्षयानी वेलायुधन, ठीक है ना, ये शायद दलित थी, एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। अम्मू स्वामीनाथन ये हैं, ठीक है ना। कमला चौधरी ये हैं, काफ़ी इनकी जो पिक्चर है काफ़ी डल है। और हंसा मेहता, ठीक है ना। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। इनकी मैंने फोटो इसलिए लगाई है कि कम से कम आप इनको पहचान ले कि तब के समय में भी कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है ना, संविधान के निर्माण में या फिर आज़ादी के आंदोलन में। आगे समझते हैं और कौन सी थी, लीला रॉय ये हैं, मालती चौधरी ये हैं,
पूर्णिमा बनर्जी ये हैं, राजकुमारी अमृत कौर ये हैं, रेणुका रॉय ये हैं, ये सब की सब संविधान सभा में थी, ठीक है ना। सरोजनी नायडू, आप इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा सुचेता कृपलानी, आप इन्हें भी जानते होंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, आप बताइएगा ये कौन थी, ठीक है, हमें कमेंट करके। एनी मस्करीनी। तो ये कितनी हो गई, टोटल 15 लोग हो गए, ठीक है ना। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और मैंने 15 को 15 बता दिया, ठीक है ना, विद उनकी फोटो इसलिए लगाई है मैंने कि आप कम से कम लोगों को, कहते हैं ना, अपने जो आज़ादी की हीरोज थे, ठीक है ना, हीरोइंस थी आप कह सकते हो इनके लिए, तो इनको आप पहचानना सीखें। ओके, अब हम आगे समझते हैं, प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रारूप समिति समझते हो ना, जिसने संविधान का प्रारूप बनाया था, और प्रारूप बनाना सबसे मुश्किल काम था, इतना समझ लीजिए। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, आज़ादी के बाद। इसकी प्रथम बैठक होती है 30 अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त 1947 पहले गठन होता है, उसके अगले दिन इसकी बैठक हो जाती है, और इसी दिन जो भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो भीमराव जो अंबेडकर थे ना, ये संविधान सभा में पहुंचे थे बंगाल से, लेकिन बाद में होता है, बंगाल का क्या होता है, विभाजन हो चुका होता है, यानी कि जो संविधान सभा तो पहली बन चुकी होती है, ठीक है, बाद में उसका विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है ना। तो जो बंगाल का कुछ क्षेत्र जहां से भीमराव अंबेडकर चुने गए थे, ठीक है ना, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो इस विभाजन के कारण यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने से उनका पुनर्निर्वाचन कहां से हुआ, बंबई से हुआ था। आगे समझते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति थे, इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो सदस्य समझ लो, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये हैं, ठीक है, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी भी बोलते हैं इनको, ये हैं, नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना, एन.जी. अयंगर भी बोलते हैं, ये हैं, मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम थे प्रारूप समिति में, ठीक है, बी.एल. मित्र, और चूंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इनकी जगह, ठीक है ना, कौन थे, एन माधवराव आते हैं। तो ये जो फोटो है ये एन माधवराव की है। इसके अलावा डी.पी. खेतान चुने गए थे, चूंकि इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जगह कौन आते हैं, टी.टी. कृष्णमाचारी। ओके, तो ये है हमारी जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष व उनके जो मेंबर्स थे, यानी कि सदस्य। ओके, इन सबको भी आप पहचान लीजिए। अब आगे समझते हैं, कुछ प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो 8 प्रमुख इसमें समितियां थी जिन्होंने संविधान पर काम किया था, और कुछ छोटी थी, ठीक है ना। जो प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ये हैं। ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके बारे में आपने जान लिया, और इसका काम था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। और उनकी अचीवमेंट क्या थी कि संविधान का प्रारूप 6 माह से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। और कितना खास संविधान है, आप उसे आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि पूरे भारत को समेटने वाला ये संविधान बनाकर सामने रखते हैं। आगे समझते हैं। इसमें जो संघ शक्ति समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू इनके अंडर में थी। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर संघ याद रखना, जो संघ से रिलेटेड जो भी समितियां हैं वो ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ही रही थी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में बनी थी। और समझ लेते हैं, मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, यानी कई उप समितियां यहाँ बनने वाली हैं। ये सारी की सारी जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी, ठीक है। तो मूल अधिकारों के लिए अलग बनी होगी, जनजातियों के लिए अब कोई अलग समिति बनी होगी। अब समझते हैं, इसकी निम्नलिखित उप समितियां थी। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी के अंडर में बनी थी। मूल अधिकार पर उप समिति जे.बी. कृपलानी के अंडर में बनी थी। वर्जित और आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति असम क्षेत्रों को छोड़कर ए.बी. ठक्कर के अंडर में बनी थी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई इनके अंडर में बनी थी। अब जरा समझ लेते हैं कि कौन लोग थे। अब बताइए इसमें कौन है। ये है एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। ये जो पटेल के साथ खड़े हैं ये हैं जे.बी. कृपलानी। ये हैं ए.बी. ठक्कर बापा शायद इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और ये हैं गोपीनाथ बारदोलोई, ये शायद बाद में असम के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, ठीक है। तो ये समितियां आप याद रखिएगा और ये वो लोग थे। आगे समझते हैं।
राज्यों के लिए उप समिति बनती है, वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में बनती है। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है ना, ये लोग राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कहते हैं ना, उस संविधान सभा का जो प्रक्रिया किस तरीके से निर्धारित होनी चाहिए और उसका संचालन कैसे होना चाहिए, तो आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अध्यक्ष थे वही फिर क्या होंगे, इन समितियों के भी अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा को कैसे संचालित करना है, उसकी प्रक्रियाएं कैसे होनी चाहिए, उसके भी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे समझते हैं कुछ छोटी समितियां। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जे.बी. मावलंकर, सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। अब समझ लेते हैं, ये है के.एम. मुंशी, इनके अंडर में थी कार्य संचालन समिति। ये है डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इनके अंडर में थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। और ये है नेहरू के साथ जो खड़े हैं, जी हैं जी.बी. मावलंकर, ठीक है ना। ये संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति इनके अंडर में थी। और ये है पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति इनके अंडर में थी। ओके, और समझ लेते हैं थोड़ा, कुछ छोटी समितियों के बारे में जान लेते हैं। क्रेडेंशियल समिति सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अंडर में। वित्त एवं कार्मिक समिति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के अंडर में। चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों की समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया के अंडर में। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति एस. वादाचार्य के अंडर में। ठीक है, तो ये हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हैं राजेंद्र बाबू, ये हैं पट्टाभी सीतारमैया। एस. वादाचार्य की जो हमारी पिक्स हैं, पिक्चर्स है, वो हमें नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो तदर्थ समिति थी वो इन्हीं के अंडर में थी, एस. वादाचार्य के अंडर में। तो ये कुछ समितियां हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। कुछ लोग संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं, तो समझ लेते हैं कि उनकी आलोचना का आधार क्या है। तो पहली बात ये कहते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसका मतलब समझते हो ना, इनका कहना है कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो आम जनता ने नहीं किया था। ठीक है, इस वजह से ये कैसे कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कि देश की आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और भी है कि जिन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, यानी कि जो प्रांतों की विधायिका के जो सदस्य थे, उनका भी चुनाव देश की आम जनता ने नहीं किया था। ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त जो वोटिंग के अधिकार थे वो सभी को नहीं मिले हुए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार था जो टैक्स देते हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जब आम जनता ने वोट ही नहीं किया और संविधान सभा चुन ली गई, तो ये कैसे कह सकते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय है। दूसरा पॉइंट क्या है, वही कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से इसमें नहीं चुना गया था। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हुआ था कि जब संविधान सभा का गठन करना हो तो पूरे भारत में चुनाव हुए हों, जैसे आजकल लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक दूसरा पॉइंट ये है, यह एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि जब संविधान सभा गठित होती है उस वक्त अंग्रेजों का यहाँ शासन था। ठीक है, तो ये कहते हैं लोग कि जब संविधान सभा की बैठक होनी होती है तो उसकी भी परमिशन अंग्रेजों से ही लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये संप्रभु कैसे हो गई। आगे, इसमें कांग्रेस के सदस्यों को वर्चस्व था, ये भी बात सही है कि कांग्रेस के सदस्यों को वर्चस्व था। इसके अलावा ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। ठीक है ना, वही है, कांग्रेस के सदस्यों को वर्चस्व, उसी को ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बात कही है। इसके अलावा वकीलों व राजनीतिज्ञों का वर्चस्व था। देखो, राजनीतिज्ञ तो होते ही हैं किसी भी देश की जब संविधान सभा बनती है, लेकिन वकीलों का वर्चस्व था। ये बात तो सही है कि जितने भी लोग संविधान सभा में बैठे थे ना, ज्यादातर उसमें वकील थे। ठीक है, तो ये हैं कुछ आलोचना के आधार, लेकिन ये आधार आप आलोचना कितनी भी कर सकते हो, लेकिन जैसा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस तरीके से आम जनता ने उसको स्वीकारा और उस संविधान के अनुसार जिस तरीके से आज शासन चल रहा है, भारत में जितनी विविधता है ना, वो शायद ही किसी देश में उतनी विविधता हो। और हर एक समाज में, हर एक जाति के, हर एक धर्म के जो कहते हैं हित हैं, वो भी अलग अलग हैं, हर एक क्षेत्र के हित भी अलग अलग हैं। इसके अलावा भी न, इन सब के बावजूद भी क्या हो रहा है कि भारत एक साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना,
तो ये इसकी तारीफ हमें करनी होगी, किसकी? इस संविधान की। तो एक बात तो समझ में आती है, आप कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन संविधान जिन लोगों ने बनाया वो शायद कहते हैं ना, जो छोटे मोटे मतभेद या छोटी सोच से काफी ऊपर थे, ठीक है, तभी वो इतना बेहतर संविधान बना सके। ओके, तो ये है हमारा आज का वीडियो, और बताइएगा कि कैसा लगा। जल्दी आएंगे हम जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनको लेकर, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो ना किया हो या सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।